नमस्कार। मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। श्री डूंगरगढ़ कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी 25 चौका 150 पढ़ेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित विमर्श के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इन्होंने दलित विमर्श को लेकर काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं। दलित विमर्श का तात्पर्य है उस धारा में अपनी लेखनी चलाना जिसमें दलित वर्ग से संबंधित समस्याओं को, उन पर होने वाले अत्याचारों को, उनके अधिकारों को आदि के बारे में बात की जाती है, चर्चा की जाती है, उनके मुद्दों को उठाया जाता है। उनके जीवन में होने वाली तकलीफ़ों को, सुखों को, दुखों को जो कहानीकार, उपन्यासकार या कवि, साहित्यकार अपनी लेखनी के माध्यम से प्रदर्शित करता है, वो साहित्यकार दलित विमर्श का साहित्यकार कहलाता है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी कहानियों के माध्यम से दलितों की समस्याओं को हमारे सामने रखा। दलित विमर्श को पुरजोर रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करने में इनका बड़ा योगदान है। उनकी कहानियाँ 25 चौका 150। पहले हम ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। 30 जून 1950 को वाल्मीकि जी का जन्म हुआ और 17 नवंबर 2013 में इनकी मृत्यु हुई। वर्तमान दलित साहित्य के प्रतिनिधि रचनाकारों में से ये एक हैं। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश जिले के बरला गांव में एक अछूत वाल्मीकि परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने गांव और देहरादून से प्राप्त की। उनका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता। आरंभिक जीवन में उन्हें जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े, उसकी उनके साहित्य में मुखर अभिव्यक्ति हुई है। वाल्मीकि कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे। वहाँ वे दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया। इससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। वे देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी के रूप में काम करते हुए अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। ये तो था ओम प्रकाश वाल्मीकि का व्यक्तित्व। अब हम उनकी कहानी पढ़ते हैं। 25 चौका 150। पहली तनख्वाह के रूप में हाथ में थामे सुदीप अभावों के गहरे अंधकार में रोशनी की उम्मीद से भर गया था। एक ऐसी खुशी उसके जिस्म में दिखाई पड़ रही थी जिसे पाने के लिए उसने असंख्य कंटीले झाड़ झंखाड़ों के बीच अपनी राह बनाई थी। हथेली में भींचे रुपयों की गर्मी उसकी रग रग में उतर गई थी। पहली बार उसने इतने रुपए एक साथ देखे थे। वह वर्तमान में जीना चाहता था, लेकिन भूतकाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर पल उसके भीतर वर्तमान और भूत की रसाकसी चलती रहती थी। अभावों ने कदम कदम पर उसे छला था, फिर भी उसने स्वयं को किसी तरह बचा कर रखा था। इसीलिए यह मामूली नौकरी भी उसके लिए बड़ी अहमियत रखती थी। नई नई नौकरी में छुट्टियां मिलना कठिन होता है। उसे भी आसानी से छुट्टी नहीं मिली थी। उसने रविवार की छुट्टियों में अतिरिक्त काम किया था, जिसके बदले उसे 2 दिन का अवकाश मिल गया था। वह पहली तनख्वाह मिलने की खुशी अपने माँ बाप के साथ बांटना चाहता था। स्कूल की पढ़ाई और नौकरी के बीच समय और हालात की गहरी खाई को वह पाट नहीं सकता था। फिर भी खाई के बीच जो कुछ भी था, उसे सांत्वना देकर उसकी पीड़ा को तो वह कम कर ही सकता था। सुख दुख के चंद लम्हे आपस में बांटकर पीड़ा कम हो जाती है। उसने इस पल के इंतज़ार में एक लंबा सफ़र तय किया था। ऐसा सफ़र जिसमें दिन रात और मान अपमान के बीच अंतर ही नहीं था। शहर से गांव तक पहुंचने में 2-2.5 घंटे से ज़्यादा लग जाते थे, इसलिए वह सुबह ही निकल पड़ा था। बस अड्डे पर आते ही उसे बस मिल गई। बस में काफ़ी भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से उसे बैठने की जगह मिल पाई थी। कंडक्टर किसी यात्री पर बिगड़ रहा था। इस सामान को उठाओ, छत पर रखो, आने जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है। किसका है यह सामान? कंडक्टर ने ऊंचे और कर्कश स्वर में पूछा। एक दुबला पतला सा ग्रामीण
धीमे स्वर में बोला, जी मेरा है। कंडक्टर ने ग्रामीण के वजूद को तोलते हुए आवाज़ सख्त करके लगभग दहाड़ते हुए कहा, तेरा है तो इसे अपने पास रख, यहाँ रास्ते में क्यों अड़ा दिया है, उठा इसे। ग्रामीण ने गिड़गिड़ाकर अजीब सी मरियल आवाज़ में कहा, साहब नज़दीक ही उतरना है। सुदीप जब भी किसी को गिड़गिड़ाते देखता है तो उसे अपने पिताजी की छवि याद आने लगती है। ऐसे में उसका पोर पोर चटकने लगता है, जैसे कोई धीरे धीरे उसके जिस्म पर आरी चला रहा हो। उसने कंडक्टर की ओर देखा। कंडक्टर का तोंदियल शरीर कपड़े फाड़कर आने को छटपटा रहा था। बनेले शुअर की तरह उसके चेहरे पर पान से रंगे दांत उसकी भव्यता में इजाफा कर रहे थे। सुदीप को लगा जंगली सुअर बस की भीड़ में घुस आया है। उसने सहम कर सहयात्री की ओर देखा तो निरपेक्ष भाव से अपने ख्यालों में गुम था। सुदीप ने ग्रामीण पर नजर डाली, जो अभी तक दयनीयता से उबर नहीं पाया था। उसके भीतर पिताजी की छवि आकार लेने लगी। वह दिन स्मृति में दस्तक देने लगा जब पिताजी उसे लेकर स्कूल में दाखिला कराने ले गए थे। उनकी बस्ती के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। पता नहीं पिताजी के मन में यह विचार कैसे आया कि उसे स्कूल में भर्ती कराया जाए, जबकि पूरी बस्ती में पढ़ाई लिखाई की ओर किसी का ध्यान नहीं था। पिताजी लंबे लंबे डग भरकर चल रहे थे। उसे उनके साथ चलने में दौड़ना पड़ता था। उसने मैली से एक बदरंग कमीज और पट्टेदार निक्कर नुमा कच्छा पहन रखा था, जिसे थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर खींचना पड़ता था। स्कूल के बरामदे में पहुंचकर पिताजी पल भर के लिए ठिठके, फिर धीरे धीरे चलकर इस कमरे से उस कमरे में झांकने लगे। हर एक कमरे में अंधेरा था जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे। मास्टर कुर्सियों पर उकड़ू बैठे बीड़ी पी रहे थे या ऊँघ रहे थे। पिताजी फूल सिंह मास्टर को ढूंढ रहे थे। 2-3 कमरों में झांकने के बाद एक छोटे से कमरे की ओर मुड़े। उस कमरे में अन्य कमरों से ज़्यादा अंधेरा था। फूल सिंह मास्टर अकेले बैठे बीड़ी पी रहे थे। उन्हें दरवाजे पर देखकर फूल सिंह मास्टर खुद ही बाहर आ गए थे। पिताजी ने मास्टर जी को देखते ही दयनीय स्वर में गिड़गिड़ा कर कहा, मास्टर जी, इस जातक को अपनी शरण में ले लो। 2 अक्षर पढ़ लेगा तो थारी दया ते यो भी आदमी बन जागा, हमारी जिंदगी भी कुछ सुधर जागी। सुदीप पिताजी की उस मुद्रा को कभी भूल नहीं पाया। वे हाथ जोड़कर झुके खड़े थे। फूल सिंह मास्टर ने बीड़ी का टोंटा अंगूठे के इशारे से दूर उछाला और पिताजी को लेकर हेडमास्टर के कमरे में चले गए। सुदीप का दाखिला हो गया। पिताजी खुश थे। उनकी इस खुशी में वही गिड़गिड़ाहट झलक रही थी। झुक झुक कर मास्टर फूल सिंह को सलाम कर रहे थे। बस हिचकोले खा खा कर रेंग रही थी। आसपास के यात्रियों ने बीड़ी सिगरेट का धुआं ऐसे उगलना शुरू कर दिया था जैसे सभी अपनी अपनी दुश्चिंताओं को धुएं के बादलों में विलीन कर देंगे। उसने अपने पास की खिड़की का शीशा सरकाया। ताज़ा हवा की हल्की हल्की सरसराहट भीतर घुस आई। उसकी स्मृति में स्कूल के दिन एक के बाद एक लौट कर आने लगे। दूसरी कक्षा तक आते आते वह अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने लगा था। तमाम सामाजिक दबावों और भेदभावों के बावजूद वह पूरी लगन से स्कूल जाता रहा। सभी विषयों में ठीक ठाक था। गणित में उसका मन कुछ ज़्यादा ही लगता था। मास्टर शिवनारायण मिश्रा ने 4th कक्षा के बच्चों से 15 तक पहाड़े याद करने के लिए कहा था, लेकिन सुदीप को 24 तक पहाड़े पहले से ही अच्छी तरह याद थे। मास्टर शिवनारायण मिश्रा ने शाबाशी देते हुए 25 का पहाड़ा याद करने के लिए सुदीप से कहा। स्कूल से घर लौटते ही सुदीप ने 25 का पहाड़ा याद करना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से ऊंची आवाज़ में पहाड़ा कंठस्थ करने लगा। 25 हिकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। पिताजी बाहर से थके हारे लौटे थे। उसे 25 का पहाड़ा रटते देखकर उनके चेहरे पर संतुष्टि भाव तैर गए थे। थकान भूलकर वे सुदीप के पास बैठ गए थे। वैसे तो उन्हें 20 से आगे गिनती भी नहीं आती थी, लेकिन 25 का पहाड़ा उनकी ज़िंदगी का अहम पड़ाव था, जिसे वे अनेक बार अलग अलग लोगों के सामने दोहरा चुके थे। जब भी उस घटना का जिक्र करते थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सा विश्वास चमक उठता था। सुदीप ने 25 का पहाड़ा दोहराया और जैसे ही 25 चौका 100 कहा, उन्होंने टोका, नहीं बेटे, 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा। सुदीप ने चौंक कर पिताजी की ओर देखा। समझाने के लहजे से बोला, नहीं पिताजी, 25 चौका 100, यह देखो गणित की किताब में लिखा है। बेटे मुझे किताब क्या दिखावे है, मैं तो हर हरफ भी न पिछाड़ूं, मैं तो हरफ अर्थात अक्षर भी ना पिछाड़ूं। मेरे लिखे तो काला अक्षर भैंस बराबर है। फिर भी इतना तो जरूर जानो कि 25 चौका 150 होता है। पिताजी ने सहजता से कहा। किताब में तो साफ साफ लिखा है 25 चौका 100। सुदीप ने मासूमियत से कहा, तेरी किताब में गलत भी तो हो सके, नहीं तो क्या चौधरी झूठ बोलेंगे। तेरी किताब से कहीं ठाडे अर्थात बड़े आदमी है चौधरी जी, उनके धोरे तो ये मोटी मोटी किताबें हैं। वह जो तेरा हेडमास्टर है वो भी पाँव छुए है चौधरी जी के, फिर भला वो गलत बतावेंगे। मास्टर से कहना सही सही पढ़ाया करे, पिताजी ने उखड़ते हुए कहा। पिताजी, किताब में गलत थोड़े ही लिखा है। सुदीप रुआंसा हो गया।
चलिए, अभी तक हमने कहानी पढ़ ली है कि सुदीप नाम का एक व्यक्ति है जो काफ़ी समय बाद में नौकरी की पहली तनख्वाह मिलने के पश्चात अपने गांव जा रहा है, क्योंकि वह इस तनख्वाह को अपने माता पिता के साथ खुशी के रूप में मनाना चाहता था इस दिन को कि उसे पहली तनख्वाह मिली है। बस में बैठे बैठे उसे अपने पिता की याद आती है कि कैसे पूरे गांव में किसी भी बालक के ना पढ़ने के बावजूद भी उसके पिताजी उसे स्कूल लेके गए, उसे स्कूल में दाखिला भी दिलाया और वह अपनी मेहनत से अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने लगा। गणित में उसे विशेष रुचि थी। गणित के जो शिक्षक थे मिश्रा जी, वो भी उससे काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने पहाड़े याद करने के लिए कहा। सुदीप को पहले से 24 तक पहाड़े आते थे, तो उन्होंने सुदीप को 25 का पहाड़ा याद करने के लिए कहा। जब सुदीप घर पे बैठकर 25 का पहाड़ा याद करते करते 25 चौका 100 बोलता है, तो उनके सुदीप के पिताजी ये बात सुनकर थोड़ा सा रुआंसा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, 25 चौका 150 होता है। हालांकि वो अनपढ़ व्यक्ति थे, किंतु 25 के पहाड़े से उनका विशेष लगाव था। इसका भी एक कारण है जो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और पिताजी के मुंह से 25 चौका 150 सुनकर सुदीप थोड़ा सा समझ नहीं पाता है कि जब गणित की किताब में 25 चौका 100 लिखा है तो पिताजी 150 क्यों कह रहे हैं। इसी बात को लेकर उनके बीच में बातचीत हो रही है और सुदीप के पिताजी 25 चौका 150 क्यों समझ रहे हैं, ये हम इसी कहानी के अगले भाग में, अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।